हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 11। और इस चैप्टर का नाम क्या है? लौट कर आऊँगा फिर। हमारे काव्यखंड का ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हम लोग आज बड़े अच्छे से देखेंगे। जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आप लोगों को PBI करके बता दिया जाएगा और उसे आप लोग बड़े अच्छे से अपने दिलो दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, सिर्फ कॉपी पे उतारना नहीं है, उसे याद भी रखना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में हमारे वो कॉपी काम नहीं देंगे। हमारे दिमाग में जो याद रहेगा वही, और उसे याद करने के लिए आपको कॉपी तो बनाना ही है ना। कॉपी को अच्छा से बनाएंगे, नोट्स करेंगे, ताकि उसे जब भी हम लोग खोले तो पढ़ने में मन लगे। नोट्स अगर अच्छा होता है, खूबसूरत होता है, तभी नोट्स पढ़ने में अच्छा लगता है। अगर गंदे राइटिंग से होगा, ठीक है, गंदे तरह से बनाओगे, अच्छे तरह से नहीं बनाओगे, तो फिर नोट्स को खोलने का भी मन नहीं करता है ना। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते अपने इस चैप्टर के पहले सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या बोलता है। चलिए आइए देखते हैं क्या सवाल है। पहला सवाल है, लौट कर आऊँगा फिर कविता के रचनाकार कौन है? और ये हमारा PBI सवाल है। ठीक है, जीवनानंद दास, अनामिका, वीरेन डंगवाल या कुंवर नारायण? तो इसका आंसर होगा जीवनानंद दास। दूसरा सवाल है, जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं? गुजराती, हिंदी, बांग्ला या संस्कृत? ये भी सवाल हमारा PBI है, क्योंकि ये बंगाल से थे, तो इसका आंसर जो है होगा वो होगा बांग्ला। ये बांग्ला भाषा के रचनाकार हैं। आइए अगला सवाल देखते क्या है। जीवनानंद दास थे स्वच्छतावादी, यथार्थवादी, समाजवादी या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका आंसर होगा B, यथार्थवादी थे। अगला सवाल, जीवनानंद दास की रचना है छार पालक, बीजाक्षर, छोड़ा हुआ रास्ता या नदी के द्वीप? ये PBI सवाल। चार का आंसर होगा हमारा क्या होगा? चार का आंसर होगा A, झरा पालक। झरा पालक। आइए 25वां सवाल देखते हैं। और 25वां सवाल क्या है? 25वां सवाल है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? ये दूसरी बार सवाल आ रही है। हिंदी, उड़िया, बांग्ला या मराठी? तो इनका आंसर होगा C, बांग्ला भाषा के ये कवि थे। इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? झरा पालक, धूसर, पंडुलिपि, वनलता या भूमिजा? बताइए। 6 का आंसर क्या होगा? तो 6 का आंसर D होगा, भूमिजा इनके रचना भूमिजा इनकी रचना नहीं है। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1857 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में? ये PBI सवाल है बाबू। तो 7 का आंसर क्या होगा? तो 7 का आंसर हमारा हो जाएगा C, 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जीवनानंद दास है कथाकार, नाट्यकार, उपन्यासकार या साहित्यकार? ये भी PBI सवाल है। तो 8 का आंसर हो जाएगा हमारा D, ये साहित्यकार थे, साहित्य लिखा करते हैं। ठीक है, 9वां सवाल क्या है? जीवनानंद दास को जाना जाता है बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में, हिंदी के साहित्यकार के रूप में, मराठी के हास्य कवि के रूप में या इनमें से सभी? तो 9 का आंसर हमारा हो जाएगा बाबू A, बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में। 11वां सवाल क्या है देखते हैं। जीवनानंद दास का काव्य संकलन है महापृथ्वी, झरा पालक, मन विहंगम या इनमें से सभी? 10वां का आंसर क्या होगा? तो 10वां का आंसर होगा इनमें से सभी। जीवनानंद दास की ये सारी रचनाएं हैं। 11वां सवाल, जीवनानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता है वनलता सेन, झरा पालक, रूपसी बंगला या धूसर पांडुलिपि? 11 का आंसर क्या होगा? तो 11 का आंसर A होगा, वनलता सेन। इनकी ये प्रेम कविता है। ठीक है, एक बार आप लोगों को पढ़ना चाहिए गूगल पे सर्च करके। जीवनानंद दास का निधन कब हुआ था?
1948 में, 1950 में, 1952 में या 1954 में? 12 का आंसर, ये भी VBI सवाल है। तो 1954 में, यानी कि इनकी मृत्यु तकरीबन 54 से 55 साल में हो गई थी। लड़के की नाव कैसी है? अब हमारे यहाँ से आ रहे हैं चैप्टर की सवाल, है ना। अभी तक हम लोग लेखक से रिलेटेड चीज़ें देखे थे, उनसे रिलेटेड सवाल देखे थे। अब हम लोग हमारा जो चैप्टर है लौट कर आऊँगा, फिर उससे रिलेटेड सब सारे सवाल को देखेंगे। लड़के की नाव कैसी है? बड़ी, छोटी, पुरानी या नई? तो तेरा का आंसर क्या होगा? तेरा का आंसर सी होगा, पुरानी। अगला सवाल देखिए। वनलता सेन काव्य संकलन के लिए जीवनानंद दास को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में या 1956 ईस्वी में? ये भी VBI सवाल है, थोड़ा ध्यान देंगे। बताइए कब किया गया? 14 का आंसर बी होगा, 1954 ईस्वी में। अगला सवाल। किसने जीवनानंद दास की बहुप्रशंसित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया था? ये भी आई है ना। अनामिका ने, प्रयाग शुक्ल ने, सुमित्रानंद पंत ने या रामधारी सिंह दिनकर ने? तो इसका आंसर होगा बी, प्रयाग शुक्ल ने इनका जो बांग्ला कविता था उसको हिंदी में रूपांतरण किया। ठीक है। 16 का सवाल क्या है? देखो, जीवनानंद दास के निधनोपरांत लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? 100, 50, 75 या फिर 50? आई थिंक बी और डी सेम ऑप्शन हो गया है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो 16 का होगा वो होगा ए। जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बावजूद भी इनका जो कहानियां हैं वो छपती रही, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले ही बहुत सी कहानियां लिख रखे थे, है ना। इनकी मृत्यु होने के बाद तकरीबन 100 कहानी प्रकाशित हुई। अगला 17वां। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? मातृभूमि बिहार में, जन्मभूमि महाराष्ट्र में, कर्मभूमि गुजरात में या मातृभूमि बंगाल में? क्योंकि ये बंगाल के थे तो ये अपने मातृभूमि बंगाल में फिर से वापस लौटकर आने को इच्छा व्यक्त करते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? धान, गेहूं, चना या सारस? ये भी ऐसा सवाल है बाबू। तो ये सारस के बीच। ठीक है, 18 का आंसर डी होगा। आइए 19 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, ऑप्शन एकदम अच्छा से ध्यान देंगे। ऑप्शन ए में है कौवा, मोर, उल्लू, सारस। कविता में ये बोलता है कि मैं आऊंगा बन करके। ठीक है, तो ये बोलते कौवा, मोर, उल्लू, सारस। बी में है कौवा, हंस, उल्लू, सारस। सी में कौवा, हंस, कोयल, मोर, कौवा, हंस, उल्लू, बाज। तो इनका आंसर है बी। ये बोलते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म होगा तो मैं कौवा बनकर आऊंगा, ठीक है, अपने शहर में, हंस बनकर आऊंगा अपने तालाब में, उल्लू बनकर मंडराऊंगा रात में, सारस बनकर अपने तालाब में घूमूंगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करते हैं? खेत और खलिहान के, मजदूर और किसान के, नदियों और मैदानों के या पिता और पुत्र के? 20 का आंसर क्या होगा? तो 20 का आंसर हमारा सी होगा, नदियों और मैदान के आमंत्रण। बोलता है जब मुझे नदी और मैदान बुलाएंगे तब मैं आऊंगा। कवि मृत्यु उपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है? मातृभूमि बंगाल में, मातृभूमि की नदियों के किनारे, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। 21 का आंसर क्या होगा? तो 21 का आंसर ए होगा, मातृभूमि बंगाल। 22वां सवाल। लौटकर आऊंगा फिर कविता है राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्रीय धरोहर की, राष्ट्रीय आवाम की या राष्ट्रीय सत्ता की? 22 जो कविता लिखा गया है वो कैसी कविता है ये बोल रहा है। 22 का कविता जो है वो राष्ट्रीय धरोहर चेतना की कविता है। 23वां सवाल क्या है? लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? आम के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर, कचनार के पेड़ पर या अमरूद के पेड़ पर? 23 का आंसर बोलो। 23 का आंसर बी होगा, कपास के पेड़ पर। बोलता है ना मैं कपास के पेड़ पर आकर के उल्लू बन करके आऊंगा।
24 सातटी तारार तिमिर किसकी कृति है? राजीव सेठ, जीवनानंद दास, मानिका मोहिन या कुसुम अंसल का? बताइए 24 का आंसर क्या होगा? तो 24 का आंसर बी होगा जीवनानंद दास। ठीक है, सातटी तारार तिमिर ये बांग्ला भाषा है। ठीक है, बांग्ला भाषा से ये वर्ड लिया गया है, ये इनकी एक रचना थी। कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करता है? बत्तख, हंस, मछली या सांप? तो वो हंस बनकर तैरते रहने की कामना करता है। ये भी यही सवाल है। 26वां सवाल, रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? बगुले, चिड़िया, सारस या उल्लू? 26 का आंसर क्या है? तो 26 का आंसर सी है। 26 का आंसर सी है, सारस। 27वां सवाल, लौट कर आऊंगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है? शहर, गांव, नहर या नदी? बताओ। तो 27 का डी, नदी है ना। 28वां सवाल क्या है? घसीली जमीन पर बच्चा क्या फेंकेंगे? सरसों, चावल, चना या मूंगफली? 28 का आंसर, तो 28 का आंसर बी। ये भी आई है। उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही? कटहल, कपास, बरगद या आम? तो कपास। किस पे? कपास। 29वां का बी। 30वां सवाल क्या है? कवि किसके पालने की बात करता है? सोने को, चंदन की, कोहरे को या रेशम को? बताओ। 30 का आंसर क्या? तो 30 का आंसर सी होगा, कोहरे को ये पालने की बात करता है। झरा पालक किन की रचना है? ये हम लोगों को पता है, जीवनानंद दास की रचना है। अगला सवाल देखें, शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है? तोता, बगुला, चिड़िया या उल्लू? 32 का आंसर क्या होगा? तो 32 का आंसर डी होगा। बोल रहा शाम की हवा के साथ उल्लू उड़ते हैं, है ना। और रात में उल्लू उड़ता है जी, दिन में तो छुपा रहता है, बोलता है कि दिन में नजर नहीं आता है ना। कारण है उसकी आँख की संरचना उस तरह से है। ठीक है। 33वां सवाल क्या है? लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल की खेती की चर्चा है? गेहूं, जौ, धान या गुलाब? क्योंकि बाबू कलकत्ता में मतलब बंगाल में जो सबसे ज्यादा खेती होती है वो किसकी होती है? तो धान की होती है ना। तो धान की खेती की फसल की बात करते हैं। लौट कर आऊंगा फिर कविता शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? आम के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर, कचनार के पेड़ पर या अमरूद के पेड़ पर? तो कपास के पेड़ पर। ये भी यही सवाल थे। ठीक है, तो ये हमारे थे 30 से ज़्यादा क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन थे हमारे 11वां चैप्टर में। और इसमें जो VBI सवाल था उसे मैंने बहुत बार रिपीट भी करा है, और जो VBI सवाल है उसे मैंने VBI बताया भी है, तो उसे बड़े अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, रिवीजन करने का मैं बार बार बोलता हूँ, रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका है लिख करके रिवीजन करें, और उससे भी बढ़िया तरीका ये है कि आपस में दोस्तों में इन सवालों का डिस्कशन किया करें, उससे बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। क्योंकि जब हम आपस में दोस्तों में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, तो लोग अपने अलग अलग आइडिया से बात करते हैं, आपको याद करने का अलग अलग तरीका भी मिल जाएगा। दोस्तों में डिस्कस कीजिएगा तो कुछ ऐसे मोमेंट होंगे, उस मोमेंट की वजह से भी आपको वो सवाल याद रहते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, तो ये थी हमारे आज के 11वें चैप्टर के 34 क्वेश्चन, और इनमें जो VBI था मैंने आपको बता दिया। तो आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं, और आने वाला चैप्टर आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।